नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। यूपी में आगामी 10 जुलाई को माता पिता व वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण प्राधिकरणों में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन उत्तर प्रदेश की सभी न्यायालयों में एक साथ किया जाएगा। चुनावों को राजनीतिक दल अब हवा देने लगे हैं। चाहे पटना में राजद का 25वां स्थापना दिवस समारोह में मंच से दहाड़ना हो या देश में हिंदू मुस्लिम डीएनए को लेकर आरएसएस और मुस्लिम धर्मगुरुओं के बयानों का जंगल की आग की तरह पूरे आवाम को एक नए मुद्दे पर उलझाने का राजनीतिकों का यह तरीका और उसको हवा देने के लिए चाटकार टीवी चैनलों द्वारा चारों तरफ चुनावी माहौल बनाने के लिए सभी राजनीतिक दल व क्षेत्रीय दल अभी से सक्रिय हो गए हैं। इसी को लेकर आज दिन भर हिंदू मुस्लिम डीएनए को लेकर देश भर में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। इंडिगो एयरलाइंस ने एक नया ऑफर पेश किया है। कोरोना वैक्सीन लगवा चुके लोगों का घरेलू विमान यात्रा के लिए टिकट बुकिंग में 10% की छूट दी जाएगी। 1 अगस्त से या उसके बाद विमान यात्रा करने वाले लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। इस विशेष छूट पैकेज का नाम वैक्सी फेयर दिया गया है, जिसमें कोविड वैक्सीन लगवा चुके लोगों को 10% छूट दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के रक्षा सौदे में रुपए 526 करोड़ प्रति विमान की बजाय रुपए 1670 करोड़ प्रति विमान खरीदा और 126 विमान की बजाय 36 विमान खरीदने की अनुमति दी। आरोप है कि रक्षा सौदे में विमानों की संख्या में कटौती और कीमत में वृद्धि का लक्ष्य अपने मित्रों को फायदा पहुंचाना था। ये आरोप कांग्रेस प्रवक्ता ने आज एक ट्वीट के माध्यम से व्यक्त किए। कांग्रेस को उस समय पश्चिम बंगाल में तगड़ा झटका लगा जब प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी टीएमसी में शामिल हो गए। कोलकाता के तृणमूल भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान लोकसभा में टीएमसी के नेता सुदीप बंदोपाध्याय और टीएमसी के प्रदेश महासचिव एवं मंत्री पार्थ चटर्जी भी उपस्थित थे। अभिजीत मुखर्जी ने कांग्रेस के टिकट पर जंगीपुर से सांसद रह चुके हैं और ममता बनर्जी के करीबी बताए जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर पेट्रोल और डीजल पर लगने वाला केंद्रीय कर कम करने के लिए ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमत 100 के आंकड़े को पार कर चुकी है। 4 मई 2021 के बाद मोदी सरकार ने 8 बार पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाया है। इस बढ़ोतरी से आम आदमी परेशान हो चुका है। महाराष्ट्र विधानसभा में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर आज जमकर हंगामा हुआ, जिसमें 12 भाजपा विधायक 1 साल के लिए निलंबित कर दिए गए। भीमा को ले गए हिंसा के आरोपी फादर स्टैन स्वामी का अस्पताल में निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे। आज बॉम्बे हाई कोर्ट को जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, जिस पर सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव में कहा कि कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई में प्रौद्योगिकी अभिन्न अंग है। सौभाग्य से सॉफ्टवेयर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें संसाधनों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि 100 वर्षों में ऐसी महामारी पहले कभी नहीं देखी गई। पीएम मोदी ने कहा कि अनुभव से पता चलता है कि कोई भी राष्ट्र, चाहे वह राष्ट्र कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अकेला इस तरह की चुनौतियों का समाधान नहीं कर सकता। महामारी की शुरुआत से ही भारत इस लड़ाई में अपने सभी अनुभवों, विशेषज्ञता और संसाधनों को वैश्विक समुदाय का साथ साझा करने के लिए प्रतिबद्ध रहा। भारत में आईटी एक्ट के तहत आज भी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हैरानी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह चौंकाने वाला, परेशान करने वाला, भयानक और आश्चर्यजनक तथ्य है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A का इस्तेमाल अभी भी नागरिकों के खिलाफ आपत्तिजनक ऑनलाइन पोस्ट के लिए किया जा रहा है, जबकि सन 2015 में श्रेया सिंघल के मामले में इस धारा को निरस्त कर दिया गया था। जस्टिस RF नरीमन की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय खंडपीठ ने इस प्रावधान को दुरुपयोग का उजागर करने वाले PUCL नामक एनजीओ के आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। एनजीओ के वकील संजय पारिक ने कहा कि 11 राज्यों में जिला न्यायालयों के समक्ष 1000 से अधिक मामले अभी भी आईटी एक्ट के तहत लंबित हैं, जबकि धारा का समापन 2015 में ही हो चुका है, जिनमें आरोपी व्यक्तियों पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A के तहत कार्यवाही की गई है और मुकदमा चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत के अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए कोई तरीका होना चाहिए। लोग पीड़ित हैं। इसके जवाब में पीठ ने कहा कि हम इस पर अब खुद ही कुछ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने संसद व विधानसभाओं में जनप्रतिनिधियों के उदंड व्यवहार का संज्ञान लेते हुए जस्टिस GY चंचूड़ और जस्टिस MR शाह की पीठ ने कहा कि माइक्रोफोन फेंकना और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए। यह स्वीकार योग्य व्यवहार नहीं है। इस मामले पर 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि उस विधायक की रक्षा करने का क्या औचित्य है जिसने वित्त विधेयक को पारित होने से रोका। उन्होंने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही लोकतंत्र के प्रहरी है और यह मर्यादा की भावना बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वहीं जस्टिस शाह ने कहा कि अब यह घटनाएं अक्सर हो रही हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई
कड़ा फैसला देने जा रहा है। भारत के कोविन ऐप प्लेटफॉर्म को कनाडा, मैक्सिको, नाइजीरिया, पनामा और उगांडा सहित करीब 50 देशों ने टीकाकरण अभियान के लिए डिजिटल मंच कोविन ऐप को अपनाया है। यह जानकारी हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के CEO डॉक्टर RS शर्मा ने पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि इन देशों के साथ भारत निःशुल्क सॉफ्टवेयर साझा करने के लिए तैयार है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर अगस्त मध्य तक आने की संभावना है, वहीं सितंबर तक यह चरम पर पहुंच सकती है। यह चेतावनी SBI रिसर्च की एक रिपोर्ट में दी गई। वैश्विक आंकड़ों से पता चलता है कि तीसरी लहर के चरम पर पहुंचने वाले मामले दूसरी लहर के मुकाबले करीब 1.7 गुना तक ज्यादा हो सकते हैं। SBI समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य क्रांति घोष ने कहा कि मौजूदा हालात के आधार पर 21 अगस्त के बाद से कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ना शुरू हो सकते हैं। सितंबर में यह अपने चरम पर होगा। टीकाकरण अभियान को गति अब तब आएगी जब अगले माह से कोविशील्ड की रोज 66 लाख डोज बनाने की तैयारी भारत सीरम में हो चुकी है। भारत सीरम हर महीने कोविशील्ड की लगभग 9 करोड़ खुराक बना रहा है। अगस्त तक यह 10 करोड़ खुराक का उत्पादन करने लगेगा। इसकी शुरुआत होते ही देश में वैक्सीन की किल्लत समाप्त हो जाएगी। एल्गार परिषद माओवादी हिंसा में आरोपी फादर ईस्टर्न बीमार होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाते हुए कहा कि निर्दयी सरकार ने एक सच्चे समाज सेवी को मार डाला। सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 AIT एक्ट को असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है। जल्दी राष्ट्र के नक्शे पर एक और मानचित्र चमकने लगेगा। कनपुरियों के आवाज बिजली के सपने अब 220 तक पूरे हो जाएंगे। घाटमपुर में बिना किसी तैयारी के जिस पावर प्लांट की 12 जून 2012 को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शिलान्यास की बुनियाद रखी थी, उसे कैबिनेट की मंजूरी मिलने में 4 साल लग गए। दूसरी बार 20 अक्टूबर 2016 को घाटमपुर में प्रस्तावित 1980 मेगावाट क्षमता के कोल आधारित तापी विद्युत परियोजना का विधिवत शिलान्यास केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री पीयूष गोयल व कानपुर के सांसद डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने किया था। केंद्र सरकार ने अब पूरी बिजली उत्तर प्रदेश को देने की घोषणा के साथ 54 करोड़ टन का कोल ब्लॉक इस योजना के नाम आवंटित करके पावर हाउस में लगने वाले सभी मशीनों की स्थापना के आदेश दिए थे। यहां 660 मेगावाट की 3 यूनिटें लगनी थी। घाटमपुर पावर हाउस में कुल 1980 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होना था। 17,237 करोड़ की इस परियोजना में 70% ऋण व 30% पूंजी लागत से इसका निर्माण शुरू किया गया। सन 2020 में इसका पहला चरण व 2021 में इसका दूसरा व तीसरा चरण पूरा होगा। इस प्लांट में 1400 करोड़ यूनिट प्रतिवर्ष बिजली तैयार होगी। इस प्रोजेक्ट के लिए 828 हेक्टेयर भूमि आसपास के बरीपाल, पौड़ी, गंगादीन, मैधरी आदि के 7 गांवों की भूमि अधिग्रहित की गई है। योजना के लिए कुल 365 किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है, लेकिन प्रदेश सरकार ने 2017 में इस प्रोजेक्ट के लिए 1 अरब 30 करोड़ 67 लाख रुपए मंजूर किए हैं। इस साल पावर प्लांट में बॉयलर बनाने का काम लार्सन एंड ट्यूबर एंड टरबाइन स्थापित करने का काम अलिस्ट्राम कंपनी कर रही है। अगर कोई बाधा नहीं आती है तो पावर प्लांट की 660 मेगावाट की पहली इकाई बिजली का उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार है। पिछले दिनों कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क की रिसर्च टीम ने घाटमपुर पावर हाउस परियोजना का दौरा कर इसकी प्रगति की समीक्षा की। घाटमपुर पावर हाउस के चालू होते ही कानपुर को विकास के पंख लग जाएंगे। सारा काम समय से होने के बाद अब यह उत्पादन बाहर के लोगों को भी दिया जा सकेगा। पावर हाउस को निरंतर कोल ब्लॉक पहुंचाने के लिए 5 रेलवे लाइन पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुकी हैं। घाटमपुर पावर प्लांट का एक और बड़ा प्रोजेक्ट पिछले दिनों पूरा हो गया। हमीरपुर बरीपाल रेलवे स्टेशन से प्लांट तक डबल ट्रैक तैयार हो गया। 43 किलोमीटर लंबा ट्रैक तैयार करने पर 237 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। नेवली लिग्नाइट यमुना किनारे 1980 मेगावाट थर्मल पावर स्टेशन को बना रही है, जिसकी पहली यूनिट 660 मेगावाट को चालू करने की पूरी तैयारी है। प्लांट के CEO के मोहन रेड्डी के मुताबिक केंद्र सरकार ने झारखंड का कोल माइंस आवंटित कर दिया है। प्लांट तक कोयले की आपूर्ति रेलवे करेगा। कानपुर बना रेल लाइन पर स्थित हमीरपुर रोड बरीपाल स्टेशन से प्लांट को कनेक्ट किया गया है। पावर प्लांट में कोयला पहुंचाने के लिए रेलवे हमीरपुर रोड से स्टेशन तक ही इंजन को देगा। रैक लाने के लिए कंपनी रेल इंजन इंतजाम करेगी। DGM पंकज कुमार के मुताबिक सारी तैयारियां कर ली गई हैं। हर वर्ष 90 लाख टन कोयले की खपत इस पावर प्लांट में होगी। पावर प्लांट की तीनों यूनिटों को पूरी क्षमता से चलाने के लिए प्रतिवर्ष करीब 90 लाख टन कोयले की जरूरत होगी। अभी पहली यूनिट के लिए 30 लाख टन का इंतजाम किया गया है। इसकी राख निस्तारित करने के लिए सीमेंट कंपनियों से करार हो चुका है। वहीं पर रमईपुर में एक सीवेज प्लांट भी बनाकर तैयार कर दिया गया है। कुल मिलाकर अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, घाटमपुर पावर हाउस
पनकी पावर हाउस की जगह ले चुका होगा। और कानपुर के विकास मानचित्र में ही नहीं, राष्ट्रीय मानचित्र में भी घाटमपुर तापी विद्युत परियोजना दर्ज हो चुकी होगी। केंद्र सरकार ने एक अन्य योजना में पौराणिक ऐतिहासिक नगरी बिठूर के ब्रह्मोत्सव घाट को अर्धगंगा प्रोजेक्ट के तहत पर्यटन के मानचित्र पर चमकाने का निर्णय लिया है। जम्मू द्वीप के अंतर्गत भारत खंड के आर्यावर्त प्रदेश में पतित पावनी मां गंगा और यमुना ऐसी महान पावन नदियों के दबाव में स्थित कानपुर जिले के बिठूर कस्बे का ऐतिहासिक ही नहीं वरन पौराणिक दृष्टि से भी विशिष्ट महत्व प्राप्त है। इस पौराणिक तथा ऐतिहासिक नगर बिठूर को ब्रह्मावर्त कहें या ब्रह्मस्वतीपुरी, उत्पलाणय कहें या उत्पल कानन, बिठूर का महत्व कम नहीं होता है। षष्ठ उत्पत्ति के केंद्र के रूप में प्रतिष्ठापित यह भूभाग वैदिक काल से ही मानव संस्कृति व इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों का निर्माता रहा है, जहां हमारे देश की लगभग सारी विरासत व संस्कृति बिखरी पड़ी है। स्वाभिमान, विनम्रता, साधना और पुरातनता, निर्मल धाराओं से जुड़ा कानपुर का बिठूर हमेशा से संत साधकों, कला प्रेमियों तथा देश प्रेमी वीरों की कर्म भूमि रहा है। यहाँ की उत्तर वाहिनी गंगा हर किसी को अपने आंचल में 2 डुबकी लगाने के लिए सदैव आमंत्रित करती रही है। पौराणिक ऐतिहासिक दृष्टि से तो इतिहास की न जाने कितनी गहरी, धुंधली और प्रकाशमय रेखाएं इसके आंचल में छिपी हैं, जो आज भी इतिहास के लिए रहस्य और का विषय बनी हुई हैं। ईसा से 4000 वर्ष पूर्व ऋग्वेद में उल्लिखित आर्य संस्कृत का प्रमुख केंद्र कानपुर का ब्रह्मावर्त यानी बिठूर, हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ संस्कृत साहित्य के आदि काव्य रामायण का सृजनकर्ता महर्षि वाल्मीकि की तपस्थली, विश्व के सर्वाधिक प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में सिरमौर रामायण, जिसे आदि रामायण भी कहा जाता है, जिसमें भगवान श्री राम के पवित्र एवं जन कल्याणकारी चरित्र का वर्णन संस्कृत में स्वयं महर्षि वाल्मीकि ने इसी धरा पर बैठकर किया था। विश्व के आदि कवि की यह तपोभूमि है। उनके द्वारा रचित रामायण एक ऐसा महान काव्य है जो हमें सदियों तक श्री प्रभु श्री राम के आदर्श और पावन जीवन के निकट लाने की प्रेरणा देता रहेगा। बिठूर के ब्रह्मोत्सव घाट को केंद्र सरकार का पर्यटन मंत्रालय करीब 150 करोड़ रुपए खर्च कर चमकाने का फैसला ले चुका है। केंद्र सरकार ने पर्यटन मानचित्र पर बिठूर को फिर से चमकाने का अपना जो संकल्प सजोया है, उसके तहत इस प्रोजेक्ट में बिठूर से बैराज तक सैलानी नौका विहार का आनंद ले सकेंगे, क्रूज बोट में घूमने का सैलानी मजा ले सकेंगे। अर्धगंगा प्रोजेक्ट के तहत यात्रियों को घाट पर ठहरने के लिए ही एक भव्य आधुनिक सुविधाओं से सज्जित धर्मशाला भी बनाई जाएगी। इसके अलावा बिठूर ब्रह्मावर्त घाट पर गिर रहे नाले को यू डाइवर्जन करके मोड़ा जाएगा तथा नाले के गेट को लोहे के जाल से बंद कराया जाएगा। इसके साथ ही एक पाथवे का निर्माण होगा जो ब्रह्मावर्त घाट से ध्रुव टीले तक जाएगा, जिस पर सैलानी किनारे किनारे जाकर पर्यटक स्थलों का दीदार कर सकते हैं। इस पर साइकिल से यात्री जा सकते हैं। इसके किनारे भव्य वृक्षारोपण कराया जाएगा। वहीं गंगा स्वैस कैफे में गंगा की बनी सभी चीजें मुहैया कराई जाएंगी व गंगा के महत्व से संबंधित साहित्य सैलानियों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। यह प्रोजेक्ट पूरा होते ही गंगा आरती में भव्य 4 चांद लग जाएंगे। यहाँ प्रतिदिन होने वाली गंगा आरती जो आजादी के बाद से निरंतर ब्रह्मावर्त घाट पर होती आ रही है, उसको और विशाल और रोचक रूप, इस सौंदर्य रूप दिया जाएगा। पर्यटन की दृष्टि से संवारने के लिए ही अब बनारस की तर्ज पर बिठूर के घाट में रोज आरती करने वाले पंडे अब वाराणसी के पुजारियों की तर्ज पर मंचों पर आरती करेंगे, जिनके लिए ब्रह्मावर्त घाट पर जल्द ही भव्य स्टेशन और मंच बनाए जाएंगे। सिटी पर्यटन अधिकारी अनुपम श्रीवास्तव ने बताया कि जल्द ही इस योजना को मूर्त रूप दिया जाएगा। राज्य सरकार की भूमिका इसमें नोडल अफसर के रूप में होगी, जबकि इस प्रोजेक्ट का सारा खर्च केंद्र सरकार का पर्यटन मंत्रालय वहन करेगा। श्री तीर्थ पुरोहित गंगा महासभा के अध्यक्ष पंडित सुधीर द्विवेदी ने कहा कि हम मुख्यमंत्री का तहे दिल से हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने गंगा सभा की मांग को ध्यान को रखते हुए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय से बिठूर के लिए अर्धगंगा प्रोजेक्ट में इसके जीर्णोद्धार का जो निर्णय लिया है, उसके लिए हम सभी उनके प्रति कृतज्ञ हैं। हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी को बिठूर के ब्रह्मावर्त घाट पर गंगा सभा की ओर से एक भव्य गंगा आरती करने के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि कई वर्षों से यहाँ पर हो रहा बिठूर उत्सव अब व्यवधान उत्पन्न होने के कारण नहीं हो पा रहा है। अतः माननीय मुख्यमंत्री जी को गंगा सभा की ओर से पत्र भेजकर यह निवेदन किया गया है कि वे जल्द ही आकर कम से कम बिठूर में गंगा आरती तो कर ले। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।